हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चाइना और पाकिस्तान को लेकर भारत को है बड़ा खतरा, जिसको लेकर सही समय पर करेंगे उचित कार्रवाई। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना प्रमुख नरवणे जी का बड़ा बयान आया दोस्तों, और बहुत सी बातें कही है उन्होंने। क्या क्या कहा है बताएंगे आपको आज की बड़ी खबरों में, साथ ही बताएंगे आगे जहां पर चीन ने फिर रची है संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ बड़ी साजिश, जहां आतंकी बैन करने वाली कमेटी को लेकर बड़ा एक्शन उठाया गया है। दोस्तों, बताएंगे आपको कौन सी बड़ी साजिश रची गई है चाइना की तरफ से भारत के खिलाफ। उससे आगे बताएंगे आपको जहां अपनी कुर्सी खतरे में है, लेकिन भारत चाइना पर चौधरी बनने पहुंचे हैं ओली। जी हाँ दोस्तों, पूरी बात बताएंगे आपको। उससे आगे बताएंगे जहां एलएसी गतिरोध के 2 साल पहले ही अमेरिका कर चुका था ये बड़ा फैसला। वो क्या फैसला है दोस्तों, ये भी आज आपको अवगत कराएंगे। इससे भी साथ ही बताएंगे जहां पर अमित शाह से मिले हैं मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला, जहां पर इन तीनों ने मिलकर ये बड़ी उम्मीद जताई है। दोस्तों, बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर सेना में जुलाई से शुरू होने वाले हैं कोर्स से महिला पायलटों की भर्ती। उससे आगे बताएंगे जहां पर सरकारी नौकरी पाने वालों के लिए सुनहरा मौका है। 7,000 से अधिक पदों पर निकली है भर्ती। तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। हर तरह की खबरें आज आपके सामने लेकर आए दोस्तों। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, और भारतीय सेना है तो हमारा भारत सुरक्षित है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन और पाकिस्तान से है बड़ा खतरा, सही समय पर करेंगे उचित कार्यवाही। जी हां दोस्तों, बता दें आपको, सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने मंगलवार को सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि इस समय चाइना और पाकिस्तान दोनों ही भारत के लिए शक्तिशाली खतरा पैदा कर सकते हैं, और टकराव की आशंका को दूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा है कि पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन हम आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस रखते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि सही समय आने पर हम इसके खिलाफ उचित कार्यवाही करेंगे। सीमा पर देशों के लिए ये एक साफ संदेश है। उन्होंने वस्तुतः भारतीय सेना द्वारा पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थिति कुछ रणनीतिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर कब्जा किए जाने का जिक्र करते हुए कहा है कि सेना देश के हितों और लक्ष्यों के अनुरूप पूर्वी लद्दाख में अपनी स्थिति कायम रखेगी। जी हाँ दोस्तों, सेना अध्यक्ष ने कहा है कि उत्तरी सीमाओं को दोबारा संतुलित करने की आवश्यकता है, और हमने इसे लागू किया है। जब तक हम राष्ट्रीय लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक हमने पूरी तैयारी की हुई है। सेना अध्यक्ष ने कहा है कि एलएसी के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में घर्षण बिंदु है, जहां चीन ने बुनियादी ढांचे का विकास किया हुआ है। ऐसे में दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान मिलकर जिस प्रकार से युद्धाभ्यास कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे में ये साफ जग जाहिर होता है कि ये दोनों देश मिलकर कभी ना कभी भारत पर हमला बोलेंगे। ऐसे में हमारे सेनाध्यक्ष नरवणे ने साफ साफ कह दिया है कि हम उचित समय पर उचित जवाब इन दोनों देशों को देंगे। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि अभी भारत के बॉर्डर की स्थिति बड़ी ही संवेदनशील बनी हुई है दोस्तों, कभी भी युद्ध का ऐलान हो सकता है। ऐसे में इस गर्माहट के बीच हमारी भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार है और हर तरह की स्थिति को निपटाने में सक्षम है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, और कितना भरोसा है आपको अपने भारतीय सेनाओं पर? 0 से 100% में 1 अंक अवश्य दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन ने फिर रची है संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ बड़ी साजिश, नहीं मिलने दी आतंकी बैन करने वाली कमेटी की अध्यक्षता। बता दे, चीन लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचने से बाज नहीं आता है, चाहे वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात हो या फिर पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश रचने की बात हो, और या फिर अंतरराष्ट्रीय मंच। चाइना हर जगह भारत के खिलाफ कदम उठाने की कोशिश करता है। इस बार भी चीन ने यही किया है दोस्तों। दरअसल चीन ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकियों को बैन करने वाली कमेटी की अध्यक्षता भारत को मिलने पर रोक लगवा दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन की ओर से जिस कमेटी में भारत की अध्यक्षता को लेकर अड़ंगा लगाया गया है, उसका नाम अल-कायदा प्रतिबंध कमेटी है। यही वो कमेटी है जिसने कई अंतरराष्ट्रीय आतंकियों पर प्रतिबंध लगा
लगाए थे। इनमें मसूद अजहर, हाफिज सईद और लश्कर तैयबा के खूंखार आतंकी शामिल हैं। आपको बता दें कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर 1 जनवरी से कार्यकाल की शुरुआत की थी। जी हाँ दोस्तों, और खबर की बात करें तो अपनी कुर्सी खतरे में है और चाइना भारत पर चौधरी बन रहा है ओली। लद्दाख विवाद का करेंगे समाधान। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही हास्यास्पद खबर आ रही है। बता दें आपको, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली फिर एक बार राष्ट्रवाद के सहारे लोगों के वोट हथियाने के फिराक में है। उन्होंने नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली की भारत यात्रा के ठीक पहले कहा है कि उनका देश भारत और चाइना से संप्रभुता को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। आपको बता दें कि ओली के कार्यकाल में नेपाल का नया नक्शा जारी किया गया था, जिसमें भारत के लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को दिखाया गया था। वहीं चीन ने हुमला में नेपाल की कई किलोमीटर जमीन पर अपना कब्जा किया हुआ है। विऑन न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान ओली ने कहा है कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी के इलाके नेपाल का ही हिस्सा है। हम चीन या भारत के क्षेत्र पर दावे करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम अपने मित्रों के साथ अपने क्षेत्रों पर दावा जरूर करेंगे। मेरा मानना यह है कि 2021 वो वर्ष होगा जब हम घोषणा करेंगे। ऐसे में दोस्तों, ओली की खुद की कुर्सी खतरे में पड़ी है दोस्तों, और भारत चाइना के बीच मध्यस्थता और भारत चाइना के बीच में सुलह करवाने की बात ओली जी कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और एक और खबर की बात करें तो LAC गतिरोध के 2 साल पहले ही अमेरिका कर चुका था ये बड़ा फैसला। चीन के खिलाफ भारत का देगा साथ। बता दे आपको, पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर सीमा विवाद को लेकर गतिरोध शुरू होने से 2 साल पहले अमेरिका ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए रणनीति तैयार की थी। हाल में सामने आए अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा डॉक्यूमेंट्स के अनुसार इसमें चीन के साथ सीमा विवाद जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत को राजनयिक और सैन्य समर्थन देने की बात कही गई थी। साल 2018 की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा बनाई गई रणनीति का समर्थन किया था। व्हाइट हाउस द्वारा तैयार की गई एक राष्ट्रीय सुरक्षा ब्रीफिंग, जिसे गुप्त और विदेशी नागरिकों के लिए नहीं बताया गया था, वो सामने आई है। इसे बुधवार को जारी किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर ABC न्यूज ने मंगलवार को इससे जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट हासिल किए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए ABC न्यूज ने बताया है कि अमेरिका के राजनयिक, सैन्य और खुफिया चैनलों के जरिए से भारत को समर्थन देने की प्लानिंग की थी, ताकि चाइना के साथ सीमा विवाद जैसी महाद्वीपीय चुनौतियों का समाधान किया जा सके। इससे अमेरिका का उद्देश्य रक्षा सहयोग और अंतर क्षमता के लिए एक मजबूत आधार का निर्माण करके सुरक्षा के नेट प्रोवाइडर के रूप में सेवा करने के लिए भारत की वृद्धि और क्षमता में तेजी लाना था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कुछ भी बात सही, पर भारत का साथ अगर अमेरिका देगा तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आपका क्या मानना है दोस्तों, ऐसे में क्या अमेरिका भारत आज सही होगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो अफ्रीका के बाद एशिया की यात्रा पर चीनी विदेश मंत्री, म्यांमार में किए गए हैं कई समझौते। जी हाँ दोस्तों, चीन म्यांमार संबंधों में कोरोना महामारी के कारण आए ठहराव को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि अपनी ताजा यात्रा के दौरान तोड़ने की कोशिश की है। पिछले साल राष्ट्रपति शी जिनपिंग की म्यांमार यात्रा के दौरान जिन परियोजनाओं के लिए सहमति पत्रों पर दस्तखत हुए थे, अब उन पर काम तेज करने का फैसला हुआ है। इस संबंध में वांग की यात्रा के दौरान चीन और म्यांमार के बीच 11 समझौतों पर दस्तखत हुए। साथ ही वांग ने यह आश्वासन दिया है कि कोरोना महामारी से लड़ाई में चीन म्यांमार के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। वांग की यहाँ म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिन से भी मुलाकात हुई है। एक और खबर की बात करें तो चीन तिब्बत में मिलिट्री लॉजिस्टिक हब बना रहा है दोस्तों, जहां उपग्रह से ली गई तस्वीरों में हुआ है ये खुलासा। बता दें आपको, चीन तिब्बत के जिगत्से में सैन्य लॉजिस्टिक हब बना रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ संचालन के लिए कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में जुटा हुआ है। उपग्रह से ली गई तस्वीरों से इसका बड़ा खुलासा हुआ है। भारतीय अधिकारियों ने इस पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस तस्वीर को एक और रक्षा विश्लेषक ने अपने ट्विटर पर साझा किया। इससे ड्रैगन के खतरनाक मंसूबों को स्पष्ट रूप से
समझा जा सकता है। तस्वीर में जिगत्से हवाई अड्डे के दक्षिणी में बुनियादी ढांचे को दिखाया गया है। हवाई अड्डे को रेल टर्मिनल से जोड़ा गया है। इससे साफ पता चलता है कि बुनियादी ढांचा चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लिए लॉजिस्टिक हब का हिस्सा होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? और चीन जिस प्रकार से तिब्बत में यह मिलिट्री लॉजिस्टिक हब बना रहा है, ऐसे में भारत को और तिब्बत को मिलकर क्या कदम उठाने चाहिए दोस्तों? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो बलूचिस्तान में बढ़ा चीन का विद्रोह, जहां चीनी नागरिकों को निशाना बना रहे हैं विद्रोही। पाकिस्तानी सेना हो गई है इस पर खामोश। बता दे, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में चीन के प्रति आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। बलूचिस्तान के लोग चीन के CPEC प्रोजेक्ट का जमकर विरोध कर रहे हैं। वर्ष 2020 में दिसंबर महीने में पाकिस्तानी सेना को एक भीषण हमले में अपने 7 जवान गंवाने पड़े थे। पाकिस्तानी सेना के ये जवान बलूचिस्तान में चीन के CPEC के तहत निवेश की जाने वाली परियोजनाओं की सुरक्षा में लगे थे। इस हमले के बाद एक बार फिर से चीन का बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट और फ्री ट्रेड जोन में अरबों डॉलर का निवेश संकट में आ जाएगा। पाकिस्तानी सेना चाहकर भी बलूच विद्रोहियों का तोड़ नहीं ढूंढ पा रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो ट्रंप के खिलाफ महाभियोग को लेकर प्रतिनिधि सभा में बुधवार को होगा मतदान। बता दें आपको, कैपिटल बिल्डिंग अमेरिकी संसद भवन पर पिछले सप्ताह हुए हिंसक हमले के मद्देनजर अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर डेमोक्रेटिक नेताओं के नियंत्रण वाली अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में बुधवार को मतदान होगा। सांसदों जैसी रस्किन, डेविड सिलसिले और टेड लियो ने महाभियोग का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे प्रतिनिधि सभा के 211 सदस्यों ने सह प्रायोजित किया है। इसे सोमवार को पेश किया गया था। सदन में बहुमत के नेता स्टेनी हॉयर ने सोमवार को अपने पार्टी सहकर्मियों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान कहा है कि महाभियोग को लेकर मतदान बुधवार को होगा। इस महाभियोग प्रस्ताव में निवर्तमान राष्ट्रपति पर अपने कदमों के जरिए 6 जनवरी को राजद्रोह के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो EU से अलग हुए ब्रिटेन के लिए भारत होगा अहम साझेदार। रिपोर्ट में रिश्ते मजबूत करने की सिफारिश की गई है। जी हाँ दोस्तों, यूरोपीय संघ यानी EU से अलग हुए ब्रिटेन के भारत सहित दूसरे देशों के रिश्ते कैसे होंगे, इस पर मंथन शुरू हो गया है। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है कि जिसमें ब्रिटेन के भविष्य और भारत के साथ उसके संबंधों को लेकर कुछ बातें कही गई हैं। ग्लोबल ब्रिटेन ग्लोबल ब्रोकर ए ब्लूप्रिंट फॉर यूकेज फ्यूचर इंटरनेशनल रोल शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रिटेन को अपनी ऊर्जा और निवेश नरमपंथी लोकतांत्रिक देशों में लगाना चाहिए। इनमें भारत, यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश और अमेरिका भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रिपोर्ट में ब्रिटेन को सुझाव दिया गया है कि वो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया से कारोबार बढ़ाने पर जोर दे। साथ ही उन देशों से रिश्ते मजबूत करने की वकालत की गई है जो चीन से मुकाबला कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भविष्य में ब्रिटेन को चीन, भारत, सऊदी अरब और तुर्की से चुनौती भी झेलनी पड़ सकती है। कई उद्देश्यों की प्राप्ति में ये देश ब्रिटेन के लिए चुनौती बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों इस खबर पर? क्या भारत होगा सच में अहम साझेदार ब्रिटेन का? क्या मानना है आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां ट्विटर, फेसबुक की मनमानी से ट्रंप विरोधी खेमे भी है नाराज। एंजेला मेर्केल ने कर दी है सोशल मीडिया पर कड़े नियम लागू करने की वकालत। बता दें आपको, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रतिबंधित करने के ट्विटर, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के फैसले पर अमेरिका और यूरोप में विवाद भड़क उठा है। इस मामले में सोशल मीडिया कंपनियों की आलोचना वैसे बहुत से नेताओं और विशेषज्ञों ने भी की है जो डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि लोग क्या पढ़ें या देखें, इस बारे में फैसला मुनाफे के मकसद से चलने वाली हाईटेक कंपनियां नहीं कर सकती हैं। इस सिलसिले में इस बात का जिक्र भी हो रहा है कि सोशल मीडिया कंपनियां ट्रंप के पूरे कार्यकाल में उनके दुष्प्रचार को फैलाने का माध्यम बनी रही है। अब जबकि वे सत्ता से बाहर हो रहे हैं तब वे उनके खिलाफ लामबंद हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ट्विटर के इस कदम के खिलाफ जिन शख्सियतों ने आवाज उठाई है उनमें से एक जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल भी है। मेर्केल के ट्रंप से अच्छे रिश्ते रहे हैं दोस्तों, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के ताजा रुख से ये जरूरत और ज्यादा महसूस हुई है
कि इन कंपनियों पर कड़े नियम लागू करने की जरूरत है। ऐसे में आपके क्या विचार होंगे दोस्तों? क्या सच में ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इन कंपनियों पर कड़े नियम लागू होने चाहिए, हाँ या ना? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। और खबर की बात करें तो शी जिनपिंग का बयान, जहां कोरोना महामारी और अन्य वैश्विक चुनौतियों के दौर में चीन के पक्ष में है। समय हवा का रुख। जी हाँ दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के लिए अगले 30 साल के लिहाज से अपने दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए कहा है कि दुनिया में अभूतपूर्व उथल पुथल के इस दौर में समय और हवा का रुख चीन के पक्ष में है। शी 2012 में सत्ता में आने के बाद से माओ तसे तुंग के बाद चीन के सबसे शक्तिशाली नेता हैं। माओ ने 1921 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, जो 1949 से सत्ता में है। जी हाँ दोस्तों, अगर खबर की ओर चलें तो अमेरिका से तीसरी बड़ी खबर, जहां आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों में फिर शामिल हुआ क्यूबा। माइक पोम्पियो ने बताई है इसकी ये वजह। बता दें आपको, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सोमवार को कहा है कि अमेरिका की सरकार ने हमेशा से ही कास्त्रो शासन की उन संसाधनों तक रोकने पर ध्यान केंद्रित किया है जिनका इस्तेमाल वो घर पर अपने लोगों को दबाने में करता है। इसके अलावा अमेरिका ने वेनेजुएला और शेष पश्चिमी गोलार्ध में उसका हस्तक्षेप रोकने की भी कोशिश की है। जी हाँ दोस्तों, और खबर की बात करें तो कैसे 9 विमानों से 13 शहरों में पहुंचाई गई कोरोना की वैक्सीन। जानिए कैसे हुआ महाअभियान का आगाज। आपको बता दें, पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाले कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ भारत की भी टीकाकरण शुरू होने जा रही है। इसके लिए मंगलवार को पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से देश के अलग अलग हिस्सों में टीका पहुंचाने के महाअभियान का आगाज हुआ है। 9 विमानों के जरिए 56 लाख कोरोना डोज को 13 शहरों में पहुंचाया गया है। पहले दिन पुणे से टीके लेकर उड़े विमान दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ पहुंचे। नागरिक विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने यह पूरी जानकारी दी है। बता दें, निजी विमान कंपनियों स्पाइस जेट, गो एयर, इंडिगो और सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया को इस मुहिम में लगाया गया है। पहला विमान स्पाइस जेट था, जो 1088 किलोग्राम वजन का 34 बॉक्स में पैक वैक्सीन कंसाइनमेंट पुणे से लेकर सुबह 9:54 पर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा है। दोस्तों, गो एयर के दूसरे विमान 17,800 वायल्स को चेन्नई पहुंचाया गया। ऐसे में ये बड़ी खबर, और अब पूरी उम्मीद है कि भारत के एक एक जनता को ये वैक्सीन लगवाई जाएगी। दोस्तों, कितने लोग हैं जो खुश हो गए इस खबर को सुनकर, और वैक्सीन लगवाने वाले वो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और जो नहीं लगवाने वाले वो कारण अवश्य दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। एक और खबर की बात करें तो अमेरिकी संसद में हिंसा के बाद पहली बार डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं माइक पेंस। तोड़ेंगे क्या दोस्ती? बता दें आपको, अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में ट्रंप समर्थकों की हिंसा के बाद पहली बार अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि दोनों नेताओं के बीच अच्छी बातचीत हुई है। ये बातचीत ऐसे समय पर हुई जब अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से माइक पेंस और ट्रंप के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने पेंस से मांग की है कि वो ट्रंप को हटाने के लिए प्रक्रिया शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो SFJ रच रहा है भारत के खिलाफ बड़ी साजिश। जहां रिपब्लिक डे पर खालिस्तान का झंडा फहराने वाले किसानों को देगा इनाम। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन यानी फार्मर प्रोटेस्ट में भारत विरोधी ताकतों के शामिल होने की खबरों के बीच अमेरिका से आई एक बड़ी खबर, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया है। दोस्तों, अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ ने किसानों को बरगलाते हुए कहा है कि 26 जनवरी वाले दिन इंडिया गेट पर खालिस्तान का झंडा फहराने वाले को इनाम दिया जाएगा। अलगाववादी समूह ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान यदि भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर खालिस्तान का झंडा बुलंद करते हैं तो उन्हें भारी भरकम इनाम दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, SFJ ने यह भी कहा है कि खालिस्तान मूवमेंट में सहयोग के लिए पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप साफ देख पा रहे होंगे कि अन्य देशों से भी एजेंसियां काम कर रही है दोस्तों, और किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, और इन एजेंसियों को किस प्रकार से बंद करवाना चाहिए और
सरकार को किस प्रकार से एक्शन लेना चाहिए, अपने सुझाव कमेंट करके जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां टीआरपी रेटिंग्स पर बनी सहमति ने पेश की अपनी रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि अधिक पारदर्शिता की है जरूरत। जी हां दोस्तों, टीआरपी घोटाला सामने आने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा टीआरपी रेटिंग्स को लेकर बनाई गई समिति ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। समिति के अनुसार टीआरपी में अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए और हेरफेर की संभावना को दूर करने के लिए जांच के दायरे का विस्तार करने की जरूरत है। अब रिपोर्ट पर विचार करने के बाद मंत्रालय इसकी जांच करेगा और आगे की कार्यवाही की जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट को ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल को भी दी जाएगी और विस्तार से चर्चा की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर खबर की बात करें तो चीन में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा, 20,000 लोगों को किया गया है क्वारंटाइन। जी हाँ दोस्तों, चीन में कोरोना वायरस के खिलाफ फिर से गंभीर हालात पैदा होने लगे हैं। इसके चलते हेबेई प्रांत के सिचुआन जुआंग प्रांत के 20,000 लोगों को स्थानांतरित किया गया है। यहाँ कोरोना के मामलों में हो रही वृद्धि के चलते इन लोगों को क्वारंटाइन क्षेत्रों में भेज दिया गया है। ग्लोबल टाइम्स की तरफ से किए गए एक ट्वीट में बताया गया है कि चीन के सिचुआ जुआंग में गोआनचेंग जिले के जेंकुआन काउंटी के 12 गांवों के 20,000 लोगों को क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। एक और खबर की अगर बात करें तो विदेश मंत्री के दिल्ली दौरे से पहले बोले ओली, कहा लिम्पियाधुरा लिपुलेख काला पानी नेपाल का हिस्सा है। बता दें, नेपाल के विदेश मंत्री के नई दिल्ली के दौरे से पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि भारत या चीन के साथ संबंधों में उनका देश संप्रभुता में बराबरी से समझौता नहीं करेगा। विदेश मंत्री के दौरे में सीमा गतिरोध पर वार्ता केंद्रित रहने की उम्मीद है। WION समाचार चैनल ने 68 वर्षीय ओली के हवाले से बताया है कि लिम्पियाधुरा लिपुलेख और काला पानी के इलाके नेपाल का ही हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत को क्या जवाब देना चाहिए दोस्तों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो बम्पर नौकरियों से जुड़ी खबर, जहां सरकारी नौकरी पाने का सबसे सुनहरा मौका, 7,000 से अधिक पदों पर निकली है भर्ती। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 7,000 से अधिक पदों पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट जो कि hssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही उम्मीदवार इस लिंक पर भी जाएंगे दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस पर क्लिक करके आधिकारिक नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। इन पदों पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का 12वीं पास होना और 10वीं क्लास तक हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। तो वहीं न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल और अधिकतम उम्र की सीमा 25 साल तय की गई है। इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 फरवरी 2021 है। तो वहीं आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 13 फरवरी है। जी हाँ दोस्तों, बाकी जानकारी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। इससे जुड़ा कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा दोस्तों, आपको जवाब दे दिया जाएगा। एक और खबर की बात करें तो अमित शाह से मिले मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला, कहा उम्मीद है किसान आंदोलन बंद करेंगे और होगी घर वापसी। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गृह मंत्रालय पहुंचे। MHA में CM और DCM ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि गृह मंत्री से किसान आंदोलन को लेकर बात हुई है। उन्होंने कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कृषि कानूनों पर रोक लगाने के बाद एक समिति बनाई है। इन सभी मामले पर चर्चा भी हुई है। जी हाँ दोस्तों, और खबर की ओर चले तो सेना में जुलाई में शुरू होने वाले कोर्स से महिला पायलटों की भर्ती होगी। सेना प्रमुख ने बताई है इसकी जानकारी। सेना प्रमुख MM नरवणे ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सेना में जुलाई में शुरू होने वाले कोर्स से महिला पायलटों की भर्ती होगी और अगले 1 साल के भीतर फ्लाइंग मोर्चे पर महिला पायलट दिखाई देगी। जहां एक और सेना प्रमुख ने जुलाई में शुरू होने वाले कोर्स से महिला पायलटों के भर्ती होने की बात कही है। तो वहीं दूसरी ओर एयर इंडिया की 4 महिला पायलटों की एक टीम ने दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग नॉर्थ पोल पर उड़ान भर के एक नया इतिहास रच दिया है। ऐसे में दोस्तों, क्या आप महिला की भर्ती से खुश हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके भारतीय सेनाओं को धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर, और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह
कर अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों।